हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां आप लोग को 2 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो आप सब वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। कह रहा है पहला क्वेश्चन ही, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो क्या यह सही है, आपको बताना है। फिर कह रहा है यह दिवस 1971 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो क्या यह सही है, आप कमेंट करके बताइएगा। इस वर्ष इसका थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की सुरक्षा करना। तो ये तीनों में से कौन सही है, विकल्प आप देख लीजिए, आप बताइए कि कौन सा इसमें सही है। तो वैसे सही उत्तर पहला आपका सही रहेगा कि 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ये हम लोग जानते हैं, आज 2 फरवरी हम लोग आर्द्रभूमि दिवस मना भी रहे हैं। लेकिन ये कह रहा है 1971 से मनाया जाता है, ये एकदम से गलत है। क्योंकि 1995 से जो है यह दिवस मनाया जा रहा है, सॉरी 1997 से। देखिएगा 1997 से यह दिवस मनाया जा रहा है, ना कि 1995 से। और इस वर्ष इसका थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की सुरक्षा करना। तो इस थीम के तहत इसको जो है मनाया जा रहा है। तो ये भी सही है, पहला भी सही, यानी खाली कौन सा गलत है आपका, दूसरा गलत है। तो इसमें से देखिएगा दूसरा यहां भी है, दूसरा यहां भी है, दूसरा यहां भी है। तो एक क्वेश्चन आप छाट लिए, उसको अलग कर लिए, तो आप एक विकल्प आपको मिल गया। तो यानी 1 और 3 सही है, तो आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। अभी इसके बारे में हम पूरा आर्द्रभूमि के दिवस के बारे में पूरा डिटेल्स में आपको बता देता हूं, पहले आप क्वेश्चन के माध्यम से देख लीजिए। कह रहा है किस राज्य में सबसे अधिक आर्द्रभूमि है। तो किस राज्य में सबसे अधिक आर्द्रभूमि है, विकल्प में गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो आप बताइए किस राज्य में सबसे अधिक आर्द्रभूमि है, वेटलैंड्स हैं। तो सही उत्तर आपका रहेगा तमिलनाडु में। अभी आप लोग तमिलनाडु में शायद जो जानते होंगे वो 18 जान रहे होंगे, लेकिन कल का खबर है, कल का न्यूज है, 2 वेटलैंड्स और जुड़ गए हैं तमिलनाडु में। वैसे टोटल आपका 4 वेटलैंड जुड़े हैं भारत में। अब 89 हो गए हैं, पहले 85 था। तो ये लेकिन 2 आपका तमिलनाडु में जुड़े हैं। तो तमिलनाडु में टोटल आपके 20 आर्द्रभूमियां हो गई हैं। तो ध्यान रखना, अभी और डिटेल्स में आपको बता देता हूं। फिर अगला है हाल ही में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं। तो अभी आपको हम तुरंत बता दिया कि 89 आर्द्रभूमि हो गई है, तो ये तो आप सही लगा लेंगे। अब देखिएगा इसके बारे में आप महत्वपूर्ण दिवस के रूप में विश्व आर्द्रभूमि हम लोग दिवस मना रहे हैं, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मना रहे हैं, 2 फरवरी को मना रहे हैं। तो 2 फरवरी 1971 में रामसर जो ईरान का एक शहर है, ईरान का, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, याद रखना है। कहाँ का शहर है, ईरान के उत्तर भाग में, उत्तरी भाग में स्थित कैस्पियन सागर के दक्षिणी भाग पर स्थित एक शहर है रामसर। वहीं विश्व के नेता इकट्ठा हुए थे आर्द्रभूमि पर समझौता करने के लिए। वहीं तब यह समझौता हुआ था, रामसर शहर में आर्द्रभूमि पर समझौता यानी वेटलैंड कन्वेंशन का अपनाने की याद में यह दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, तो आपको हम अभी बताए ना, 1997 से यह दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी 1997 को पहली बार यह दिवस मनाया गया था। तो ध्यान रखना, देखिएगा महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन। ये जितने क्वेश्चन आपको बता रहे हैं फैक्ट बेस, आप इसको याद रखिएगा। हर आप देखेंगे कहीं ना कहीं जरूर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उद्देश्य इसका यही है आर्द्रभूमि दिवस मनाने का, कि आर्द्रभूमि के महत्व और उसके संरक्षण के बारे में, उसके प्रोटेक्शन के बारे में और उसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। तो ध्यान रखना है। इस वर्ष 2025 का थीम है आर्द्रभूमि का प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, यानी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की सुरक्षा करना। तो ये थीम है इस वर्ष का, ध्यान रखना। अभी हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता दिए थे कि ये थीम यही है और 1997 से मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और इसका डिटेल देखिए, ये देखिएगा आर्द्रभूमियां हम लोग वेटलैंड डे मना रहे हैं। आर्द्रभूमियां कुछ इस तरह से होती हैं, आपको निश्चित रूप से शायद आइडिया जरूर होगा। ये रामसर आपका है, ईरान है, ये आपका ईरान, ईरान के उत्तरी क्षेत्र में ये स्थित है। और ये देखेंगे कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सी है, तो उसके जो है तट पर स्थित, उसके दक्षिणी तट पर स्थित ये शहर है। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है।
तो ये अभी आर्द्रभूमि वाला ही क्वेश्चन है। देखिएगा अभी 4 जो वेटलैंड्स डाले गए हैं उसमें से एक है सक्कर कोट्टाई पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो ये किस राज्य में स्थित है, तो आपको बताना है किस राज्य में ये स्थित है। सक्कर कोट्टाई पक्षी अभयारण्य, इसको वेटलैंड्स सूची में डाल दिया गया है। विकल्प में है तमिलनाडु, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश। सही उत्तर आपका रहेगा तमिलनाडु में जो है ये स्थित है सक्कर कोट्टाई पक्षी अभयारण्य। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। देखिएगा इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें। वेटलैंड्स को जो है भूदृश्य का गुर्दा यानी किडनीज ऑफ द लैंडस्केप कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि किसे जो है भूदृश्य यानी किडनीज ऑफ द लैंडस्केप कहा जाता है। तो आपको बताना है आर्द्रभूमियों को वेटलैंड्स को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जिस तरह से हमारा किडनी होता है हमारे शरीर की जो है सुरक्षा, हमारे शरीर के जो पानी होते हैं उसको साफ करता है, उसी प्रकार से जो है वेटलैंड्स होता है। वेटलैंड्स तंत्र जल चक्र द्वारा जल को शुद्ध करता है और प्रदूषणकारी अवयव जितने भी होते हैं कंपोनेंट्स उनको निकाल देता है, बाहर कर देता है। इसलिए वेटलैंड्स का जो है महत्व है। आप देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण बातें। राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? आपको बताना है 1986 में ये वेटलैंड्स संरक्षण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। कह रहा है ना नेशनल लेवल पे ये शुरू किया गया है, तो इसको ध्यान रखना है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। उसमें यह कहा गया था 115 वेटलैंड्स की पहचान की गई थी। वो कब की गई थी? 1986 में। अभी हमारे पास कितने वेटलैंड्स हो गए हैं? 89 वेटलैंड्स हो गए हैं। 1986 में देखिएगा 1986 में लक्ष्य रखा गया था कि 115 वेटलैंड जो है भारत में, मतलब ऐसा है कि उसको आर्द्रभूमि घोषित किया जा सकता है। अभी वर्तमान में 89 हो चुके हैं, तो ध्यान रखना है। आप सर्वाधिक वेटलैंड्स वाला देश देखेंगे तो ब्रिटेन में जो है सबसे अधिक वेटलैंड्स है 175, 175 वेटलैंड्स ब्रिटेन में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे स्थान पे आपका मैक्सिको है जहां 142 142 आर्द्रभूमियां है। भारत में देखेंगे तो 89 हो गया है, 89 हो गया। कैसे 89 हो गया है? क्योंकि अभी हम लोग अभी कल तक जो है 85 था, कल जो है 4 और जुड़ गए तो 85 4 89 हो गया। सबसे ज्यादा हम आपको बता दिए ना तमिलनाडु में हो गया। पहले यहाँ 18 था, अभी कल जो है 2 इसमें जुड़ गया है, तो 18 और 2 20 हो गया। उत्तर प्रदेश में 10 है, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। तो ध्यान रखना। अब देखिएगा जो जो वेटलैंड्स को शामिल किया गया है उसका आपको उसको ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये आपसे डायरेक्ट ही पूछा जा सकता है कि किस किस वेटलैंड को शामिल किया गया है। तो देखिएगा सक्कर कोट्टाई पक्षी अभयारण्य जो अभी आपको हम क्वेश्चन में बताएं ये कहाँ है? आपका तमिलनाडु राज्य में है, तो ध्यान रखना है। उसके बाद थिरथंगल पक्षी अभयारण्य ये कहाँ है? ये भी आपका तमिलनाडु में है, तो ध्यान रखना है। आपका मिलेगा, एक मिनट, ये देखिएगा आपका उधवा झील है। उधवा झील जो है कहाँ है? झारखंड में है। तो ये ध्यान रखना, यही आपसे पूछा जा सकता है। उधवा झील को आर्द्रभूमि सूची में जो है डाला गया है, तो ये किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है कहाँ? झारखंड में। और खेचे ओपलरी वेटलैंड्स है, ये आपका सिक्किम में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये चारों वेटलैंड्स को भी जो है सूची में, भारत के जो है वेटलैंड सूची में डाला गया है। जिस दिन अभी हम लोग मना रहे हैं 2 फरवरी को वेटलैंड डे, उसके एक दिन पहले इसको, इन चारों को जो है आर्द्रभूमि सूची में डाला गया है, तो ध्यान रखना है ये आपको। इसके बारे में और कुछ बातें देखिएगा। अभी 2-3 दिन पहले आपको जो है ये न्यूज है कि उदयपुर को और इंदौर को, उदयपुर कहाँ का है? आपके राजस्थान का शहर है। इंदौर कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश का शहर है। उदयपुर और इंदौर को भारत के पहले ऐसे शहर बने हैं, ये दोनों शहर, जिन्हें यूनेस्को द्वारा, ये कौन जारी किया, ये कौन इस सूची में डाला है? ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा। यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड सूची में डाला गया है। किसको किसको? उदयपुर को और इंदौर को। ये क्वेश्चन आप जो है इंपॉर्टेंट में डालिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये वेटलैंड से संबंधित आपका हो गया क्वेश्चन। अगला है किस राज्य सरकार ने अपने शहर में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है सैटेलाइट टाउनशिप योजना को? तो आपको बताना है। विकल्प में है आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर आपका रहेगा कर्नाटक सरकार ने इसे मंजूरी दिया है। कहाँ? बेंगलुरु में। अब थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। ये देखिएगा कि कुछ इस तरह से सैटेलाइट टाउनशिप योजना रहता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो कर्नाटक सरकार में आप जानते होंगे कर्नाटक सरकार
बेंगलुरु में जो है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कई सारे प्रयास कर रही है। बेंगलुरु जो है भारत का सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर है, आपको भी पता होगा। तो कर्नाटक सरकार बेंगलुरु में ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड सैटेलाइट टाउनशिप योजना को जो मंजूरी दी है, तो ध्यान रखना है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे जो है उसके पास आपका मिलेगा रामनगर जिला। उस जिले में जो है बिदादी और हरोहल्ली के बीच ये सैटेलाइट टाउनशिप योजना शुरू होगा। तो ध्यान रखना है बेंगलुरु में शुरू होगा। आपसे शहर ही पूछा जा सकता है कि किस शहर में सैटेलाइट टाउनशिप योजना लागू किया गया है, तो कर्नाटक सरकार द्वारा बेंगलुरु में लागू किया गया है। जो आपसे पूछते हैं क्वेश्चन आप बताया करिएगा पहले, तब उसके बाद हम जो बताते हैं उसको देखेंगे, तो आप निश्चित रूप से देखेंगे कि आपको वो चीजें लंबे समय तक याद रहेगी। अगला देखिएगा, केंद्रीय बजट 2025-26 पेश हो गया है, वित्त मंत्री द्वारा इसको जो है पेश कर दिया गया है। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में किसे विकसित भारत की यात्रा के इंजन के रूप में नहीं, यहां ये हाईलाइट करना है आपको, नहीं माना गया है। तो 4 आपको जो है विकसित भारत की यात्रा के रूप में, इंजन के रूप में माना गया है। तो इसमें कौन एक है जिसको नहीं माना गया है? विकल्प में है कृषि, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, सॉरी ये देखिएगा आपका ये सही उत्तर नहीं है, ये तो विकल्प है कृषि, एमएसएमई, निर्यात, ईंधन। तो कौन से किसे जो है नहीं माना गया है इंजन के रूप में? तो आपका सही उत्तर रहेगा ईंधन को नहीं माना गया है, इसको नहीं माना गया है, यानी विकल्प आपका सही यही रहेगा। कृषि हो गया, एमएसएमई हो गया, निर्यात हो गया और निवेश हो गया। 4 को जो है भारत की यात्रा के इंजन के रूप में माना गया है। तो ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, एमएसएमई हो गया, उसके बाद एग्रीकल्चर हो गया। तो ईंधन को नहीं माना गया, ध्यान रखना है। देखिएगा बजट पेश कर दिया गया है, लेकिन अब बजट पे डिटेल्स एनालिसिस करके आपको उससे जितने से भी संबंधित क्वेश्चन होंगे बता दिया जाएगा। तो ईंधन को नहीं माना गया, बता दिया। केंद्रीय बजट में जो है रेखांकित ये किया गया है कि कृषि हो गया, एमएसएमई हो गया, निवेश हो गया और निर्यात हो गया। इसको विकसित भारत की यात्रा के इंजन है, इसको ये कहा गया है। इसमें जो है सुधार को ईंधन के रूप में, इसमें जब सुधार होगा तो ये ईंधन के रूप में कार्य करेगा और समावेशिता की भावना को पथ प्रदर्शक के रूप में रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महत्वपूर्ण है। किसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय एआई सुरक्षा रिपोर्ट, इंटरनेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे कहते हैं एआई को, इंटरनेशनल एआई सेफ्टी रिपोर्ट 2025 जारी किया गया है। तो किसके द्वारा जारी किया गया है आपको बताना है। विकल्प में आपके यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र, यूके सरकार, यूरोपीय संघ है। तो कौन सा है आप बताइए कमेंट करके। सही उत्तर आपका रहेगा यूनाइटेड किंगडम की सरकार द्वारा जो है, यूके सरकार द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो देखिएगा क्या है रिपोर्ट में, थोड़ा सा देख लीजिए। पहली बार ये यूके सरकार द्वारा जारी किया गया, जो इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश किया गया है, ध्यान रखना है। आप जानते होंगे एआई जो है कितना महत्वपूर्ण भी है और कितना खतरा भी इस समय पैदा कर रहा है, आपको पता होगा। तो रिपोर्ट में एआई से संबंधित जो खतरे हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। खतरों में कौन कौन सा एआई से संबंधित खतरा है? साइबर अटैक कितना हो रहा है आपको पता होगा। डीप फेक, कई बार आप देखे होंगे मोदी जी को नाचते हुए, देखे हैं कभी? देखे हैं कि नहीं आप बताइए कमेंट करके। तो ये डीप फेक का कमाल होता है। कई बार किसी का चेहरा जो है लगा करके, कोई चेहरा किसी दूसरे का रहता है, शरीर किसी दूसरे का रहता है, उसको कोई गलत काम में जो है दिखाया जाता है। कई बार डांस करते हुए, गाते हुए, मोदी जी को गाते हुए भी देखे होंगे डीप फेक के माध्यम से। तो ये सब ये साइबर क्राइम होते हैं, डीप फेक के माध्यम से बनाया जाता है। जो हथियार हो गया, बायो वेपन्स हो गया, रोजगार हो गया, उसमें ये बताया गया कि रोजगार जो है एआई से जो है बहुत सारे रोजगार खत्म होने वाले हैं और कई सारे रोजगार जो है नए पैदा होंगे। लेकिन जो एआई है वो कई सारे लोगों का काम एक साथ करता है, तो कितना भी जो है अभी वर्तमान में जो रोजगार है वो कम हो जाएगा। क्योंकि एआई जो है कईयों लोगों का काम अकेले करता है एआई के माध्यम से। और पर्यावरण पे इस पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस सब के बारे में पूरा वर्णन किया गया है, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन यानी रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी हाल ही में किस शहर द्वारा किया गया है? तो आपको बताना पहली बार ये हुआ है।
कब हुआ है? पहली बार। देखिएगा कोई चीज ऐसे होता है कि पहली बार हो रहा है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी सम्मेलन हो गया, कोई भी मीटिंग हो गया तो पहली बार होता है, तो ध्यान बताना है आपको कहाँ हुआ है। मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में। विकल्प में है तेहरान, अबू धाबी, काहिरा, रियाद। सही उत्तर आपका रहेगा अबू धाबी, यूएई में जो है। कहाँ? यूएई में इसका सम्मेलन हुआ है। ध्यान रखना आपको। अब इसके बारे में, इसमें जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर चीफ गेस्ट के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, तो ध्यान रखना। देखिएगा इसका डिटेल्स है। अबू धाबी आपको बता दिए, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। 28 से लेकर के 29 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि आपको हम बता दिए विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं भारत के। रायसीना देखिएगा, रायसीना क्या है? रायसीना एक पहाड़ी है जो दिल्ली में स्थित है। वहां हर साल जो है विदेश मंत्रालय द्वारा और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, ये देखिएगा, इसके द्वारा सम्मेलन आयोजित किया जाता है, ये रायसीना डायलॉग। उसमें बहुत सारे विश्व के नेताएं इकट्ठा होते हैं, जिससे विश्व लेवल पे जो जो समस्या है उस पर विचार विमर्श होता है। तो रायसीना डायलॉग अब की बार मिडिल ईस्ट में हुआ है, तो इसके बारे में है। ये रायसीना डायलॉग जो है भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर भारत का शीर्ष सम्मेलन है। तो ध्यान रखना है किस पे? भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर भारत। देखिएगा इसका आयोजक कौन है, कौन कौन इसको मिलकर आयोजित करें, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो एक क्या है? एनजीओ है। ध्यान रखना है, एनजीओ है ये। यूएई विदेश मंत्रालय और भारत का विदेश मंत्रालय तीनों मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज किए हैं, इस सम्मेलन को। तो ध्यान रखना है क्या है इसमें? सम्मेलन जो है क्षेत्रीय और वैश्विक एकीकरण पर चर्चा करने के लिए, और नीति निर्माताओं, कितने भी नीति निर्माता जितने होते हैं, शिक्षाविद होते हैं, मीडिया कर्मी होते हैं, व्यापार जगत के लोग होते हैं, वो सब आकर के यहाँ आदि नेता यहाँ इकट्ठे होते हैं, एक मंच पर इनको लाता है, ये जो सम्मेलन होता है। तो ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण है आपका, क्योंकि पहली बार भी हुआ है, तो ये अबू धाबी में हुआ है। आप जानते होंगे यूएई के साथ हमारे काफी अच्छे मधुर संबंध हैं, तो वहाँ कई सारे जो है उसके साथ कई सारे समझौते होते रहते हैं। अगला है, हाल ही में सोनम लोसर महोत्सव, सोनम लोसर फेस्टिवल है, किस समुदाय द्वारा मनाया गया है? तो आपको बताना है सोनम लोसर महोत्सव किस समुदाय द्वारा जो है मनाया गया है। विकल्प में है गोंड, तामांग, थारू, नेवार। तो आप कमेंट करके बताइए किस समुदाय द्वारा ये मनाया गया है। अभी हम आपको इमेज से भी दिखा देते हैं किस समुदाय द्वारा इसको मनाया गया है। सही उत्तर आपका रहेगा बी, तामांग। तामांग द्वारा इसको जो है मनाया गया है, तामांग समुदाय द्वारा, तामांग कम्युनिटी द्वारा। तो ये नेपाल में इसका जो है आयोजन हुआ है, लेकिन भारत देखिएगा नेपाल में तामांग समुदाय द्वारा इसका नए वर्ष के रूप में 30 जनवरी को इसका आयोजन हुआ था। भारत के सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, दो राज्यों के जो है एक सिक्किम राज्य हो गया, एक दार्जिलिंग हो गया, वहां जो है यह मनाया गया है, भारत में त्योहार मनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यह त्योहार मुख्य रूप से फसल कटाई के बाद मनाया जाता है, और हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगर देखेंगे तो यह जो त्योहार माघ शुक्ल प्रतिपदा में जो है मनाया जाता है। ये माघ शुक्ल प्रतिपदा मतलब आप देखेंगे तो जनवरी के लास्ट में या फरवरी के शुरुआत में ये मनाया जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। तो कब मनाया गया है? अभी 30 जनवरी को मनाया गया है। भारत में भी इसका आयोजन हुआ था और नेपाल में भी हुआ था। और तामांग कम्युनिटी आपसे पूछा जाए कहाँ पाई जाती है, तो ये भी सब आपका क्वेश्चन यही होता है कि मतलब यहीं से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये देखिएगा किस तरह से ये डांस कर रहे हैं, किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ इनका जो है आयोजन हो रहा है। तो ध्यान रखना है ये आपको। अगला है देखिएगा, समाचारों में रहा पॉइंट निमो। पॉइंट निमो किस महासागर में स्थित है? ये समाचार में रहा, न्यूज में इसको देखा गया। तो ऐसा पूछा जाता है आपकी डायरेक्टली क्वेश्चन कि समाचारों में देखा गया ये स्थान या ये स्थान कहाँ है? तो आपको बताना है। विकल्प में है प्रशांत महासागर में स्थित है पॉइंट निमो, कि हिंद महासागर में, कि अटलांटिक महासागर में, या आर्कटिक महासागर में। तो पॉइंट निमो कहाँ स्थित है आप बताइए। अभी हम आपको मैप में भी दिखा देते हैं कहाँ स्थित है। तो सही उत्तर आपका रहेगा प्रशांत महासागर में स्थित है। ध्यान रखना है दोस्त, क्योंकि न्यूज में था। ये देखिएगा प्रशांत महासागर में स्थित है पॉइंट निमो। इसमें क्या हुआ, INSB तारणी, एक हम लोग हमारे यहाँ से यात्रा पे निकले हैं
विश्व भ्रमण पर, वो भी समुद्र के मार्ग से। दो इसमें INS तारणी पर सवार 2 युवा महिला भारतीय नौसेना अधिकारियों ने नाविका सागर परिक्रमा 2 के तहत दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में पॉइंट निमो को पार कर लिया है। जो पॉइंट निमो इसलिए न्यूज में है, अभी आपको दिखाएंगे तो आप खुद जान जाएंगे कि क्यों इतना जो है ये न्यूज में रहता है। तो उसको पार कर लिया गया है। वहां जो है दूर दूर तक स्थल नहीं है जहां जो है लोग रहते हो, तो इसलिए जो है ये प्लेस इंपॉर्टेंट होता है। तो गोवा से हमारे गोवा ये INS तारणी से युवा महिला 2 महिला अधिकारी थे जो नौसेना की, वो यहाँ से रवाना हुई थी विश्व भ्रमण पर। तो ये आप इसीलिए जो है यहाँ पहुंची है, तो ये न्यूज में था। पॉइंट निमो जो है दुर्गमता का महासागरीय ध्रुव है जो पृथ्वी पर किसी भी भूभाग से सबसे दूर का बिंदु है। ये देखिएगा, कहीं जैसे क्या होता, मान लीजिए ये आपका प्लेस है, कहीं मान लीजिए ये आपका है प्लेस है, यहाँ लोग रहते हैं, और यहाँ से आपका बहुत दूर दूर तक कोई स्थल ऐसा नहीं मिले जहाँ लोग रहते हैं। तो ये कहीं से दूर दूर से, यहाँ से भी नहीं मिल रहा है, यहाँ से नहीं मिल रहा है, तो ये प्लेस जो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए तो यह निकटतम भूमि से लगभग 2688 किलोमीटर दूर है। मतलब यहाँ 2688 किलोमीटर तक कोई भूमि, यहाँ कोई लैंड नहीं है। इस क्षेत्र में समुद्री जीवन देखिएगा थोड़ा सा हो गया है, समुद्री जीवन बहुत कम है। इसकी दूरस्थता के कारण इसका उपयोग अंतरिक्ष कबाड़ के रूप में जो है स्पेस जो डेब्रिस होता है, मलबा जो निकलता है, वो उसके निपटान के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसके कारण से भी जो है पॉइंट निमो इंपॉर्टेंट होता है। जो स्पेस डेब्रिस निकलता है उसको यहाँ पे ला करके डंप किया जाता है, तो ध्यान रखना है। ये देखिएगा आपका प्लेस है पॉइंट निमो। यहाँ से देखेंगे तो डेकी आइसलैंड हो गया, फास्टर आइसलैंड हो गया, कंसेप्शियंस हो गया, चिली मतलब आप देखे होंगे यहाँ से इतना दूर है, माइल्स में है, और इसको किलोमीटर में देखेंगे तो 1.8 से गुणा करेंगे, तो ध्यान रखना। यहाँ देखिएगा ये इतना दूर है। और आप देखेंगे वेलिंगटन जो न्यूजीलैंड की राजधानी है, वहां से जो है 2980 माइल्स दूर है। तो ये पॉइंट जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, तो ध्यान रखना है। ये आपसे हो सकता है डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि उत्तरी प्रशांत महासागर में है या दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, तो आपको क्या बताना है, ये साउथ जो है पैसिफिक ओशन में है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, तो ध्यान रखना है। अगला है देखिएगा भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक, इंडियन रेनेसांस मोदी डिकेड पुस्तक का अमित शाह द्वारा जो है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विमोचन किया गया है। तो इसके लेखक कौन है या इसके लेखिका कौन है, आपको बताना है। विकल्प में है डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित, डॉक्टर हरिवंश राय, प्रोफेसर अशोक सिंह, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपका रहेगा डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित जो है इस बुक को लिखी है, तो ध्यान रखना है। विमोचन कौन किया गया है, आपसे डायरेक्टली यही पूछा जा सकता है, बुक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं, उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया है। तो इस बुक में यही बताया गया है 2014 से लेकर के 2024 तक, पिछले 10 सालों में, एक डिकेड में, इसके दौरान पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का राजनीतिक विकास कैसे हुआ, आर्थिक विकास कैसे हुआ, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास, यानी पॉलिटिकल्स, इकोनॉमिक्स, सोशल, कल्चरल परिवर्तन है कैसे किया गया भारत में, तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स में इसमें वर्णन किया गया है। इस बुक में 27 लेखकों के लेख भी जो है प्रकाशित किए गए हैं, उसको शामिल किया गया है। तो ये आपको याद रखना, डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित द्वारा लिखा गया है, तो ध्यान रखना है। ये देखिएगा बुक है, इसको ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा MSME क्षेत्र में, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज क्षेत्र में विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को मंजूरी दी गई है, तो आपको बताना है किस योजना को मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार द्वारा, जिससे MSME क्षेत्र में जो विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके। तो विकल्प है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना, MSME गारंटी योजना, MSME आत्मनिर्भर क्रेडिट गारंटी योजना, फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका रहेगा पहला आपका सही उत्तर रहेगा म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना। क्यों ये शुरू किया गया है, क्या होता है कि MSME क्षेत्र को जो है ऋण कम मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि जो है पैसा, मान लीजिए हम किसी को लोन दिए, वो पैसा हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये जो है इससे दिक्कत होता है। जैसे मान लीजिए हम और आप हैं, मेरे पास पैसा है,
आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास भी पैसा है लेकिन आप काम चलाओ पैसा है आपके पास, आपका मित्र कोई है वो कह रहा है हमको 20,000 रुपया चाहिए, आपके पास है नहीं, तो आप हमसे क्या कहेंगे कि अशोक सर आप जो है आपके पास पैसा है दे दीजिए हमको, ऐसे ऐसे काम है मित्र को देना है, तो हम कहेंगे वो पैसा हमारा ना मिल पाया तो, लेकिन तो आप कहेंगे सर मैं इसका गारंटी ले रहा हूं कि ये पैसा डूबेगा तो मैं आपको 60% इसका अपने पास से आपको भर दूंगा। समझ रहे बात ना? तो उसी लिए ये योजना लागू किया गया है कि कोई जो है जिम्मेदारी ले ले कि हम पैसा अगर एमएसएमई क्षेत्र को दे रहे हैं तो वो पैसा हमारा कम से कम पूरा ना डूबने पाए, कुछ पैसा हमारा रिटर्न आ जाए। तो मतलब हमारे बिहाफ आपके बिहाफ पे मैंने उनको ऋण दिया, तो वही है कि किसी के बिहाफ पे एमएसएमई क्षेत्र को जो ऋण देने वाली संस्था है, लोन देने वाली संस्था है, वो ऋण देगी, इसलिए इस योजना को लागू किया गया है। तो देखिएगा इसका डिटेल्स है। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना को शुरू किया गया है। इस योजना से एमएसएमई सेक्टर के विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत कोई भी लोन देने वाली कंपनी, ऋण देने वाली जो कंपनी होगी, एमएसएमई के 100 करोड़ लोन देने पर 60% गारंटी कवरेज कौन लेगा? वो भी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी जो है 2014 में बनी थी। ये कंपनी इस लोन का जो है गारंटी लेगी कि अगर आपका लोन डूबा तो मैं 60% उसका भरपाई कर दूंगा। तो बैंक जो है या बैंक हो गया कोई संस्था जो लोन देने वाली संस्था, वो बेहिचक थोड़ा सा मतलब बेहिचक होकर के लोन देगी, तो इसलिए योजना शुरू किया गया है। तो देख लीजिए नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड है। तो इसमें क्या है, इसके 2014 में हमको आपको बता दिए, ये भारत सरकार के तहत वित्तीय सेवा विभाग जो है वित्त मंत्रालय के तहत जो कार्य करता है, इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है जो ये लोन देने के लिए गारंटी लेती है। इसका कार्य यही है क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम को चलाना और लोन के रिस्क को शेयर करना। तो ये हम आपको पूरा डिटेल्स में बता दिए। अगर हम इतना बढ़िया से आपको मतलब जोड़ करके बताएं, अगर ना समझ पाइए तो फिर आपकी दिक्कत है। एक बार फिर से देखेंगे पीछे जो बताए हो तो समझ जाएंगे। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं मित्र। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने मित्रों तक इसको शेयर करिएगा। जय हिंद।